आज 14 जून की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। आज हो चुका है 14 जून, तो आज हम आपके लिए पूरे बिहार की आज दिन भर की टॉप खबरें लेकर आए हैं। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें अंत तक। आपको हम बिहार की टॉप खबरों के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के आरजेडी आक्रामक हो गया है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने लगातार हो रही गोलीबारी की घटनाओं को लेकर के जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू और बीजेपी की सरकार पर जम करके हमला बोलते हुए कहा कि लगातार गोलियां चल रही है, लोगों की जान जा रही है। उन्होंने कहा है कि सच तो सबके सामने है। यह तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार को फेल बताया और कहा है कि कानून अपना काम नहीं कर पा रही है। उन्होंने यादव समाज के लोगों को निशाना बनाए जाने पर आरोप लगाते हुए कहा कि छपरा में लोग लगातार यादव समाज के लोगों की जान जारी है। जहां तेजस्वी यादव ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सरकार हाथ पर हाथ रख करके बैठी है। जब तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार को घेरा तो फिर वहीं पर जेडीयू की ओर से जवाब आया है। यह जेडीयू की ओर से राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि घटना कहीं भी हो सकता है या उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि जब भी कोई घटना होगी तो फिर उसको सजा होगी, उसकी सजा होगी। संजय झा ने कहा है कि किसी को कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार में 4 वर्षों के बाद मानसून इस बार देरी से आएगा। जहां इन 4 वर्षों के दौरान मानसून 3 बार 13 और फिर एक दफे 12 जून को बिहार में प्रवेश कर गया था, लेकिन इस साल मानसून कब बिहार पहुंचेगा इसका पूर्वानुमान अब तक जारी नहीं हुआ है। जब भले ही मानसून देरी से आ रहा हो, पर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लौ नीना के प्रभाव से बारिश सामान्य से अधिक होने के आसार हैं। जब बिहार में मानसून प्रवेश करने की संभावित तिथि 13 से 15 जून के बीच है। दरअसल आज 14 जून हो चुका है, लेकिन आज भी मानसून प्रवेश नहीं किया है। यहाँ दरअसल बिहार में आने वाले मानसून की शाखा पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में 31 मई से रुकी हुई है। वहीं पर पश्चिम से दक्षिण की ओर मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो कि महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के बाद गुजरात में भी प्रवेश कर गया है, लेकिन बिहार में अब तक प्रवेश नहीं किया है। बिहार के बॉर्डर किशनगंज, इस्लामपुर में रुका हुआ है मानसून। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 14 जून को शाम को कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं। यह 3 महीने के बाद ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडों पर मोहर लग सकती है। सबसे ज्यादा नजर नियुक्तियों के ऊपर रहेगी। जहां लोकसभा चुनाव के कारण चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता लगाया था। 4 जून को रिजल्ट के बाद 6 जून को आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग ने समाप्त कर दिया और इसके बाद ये कैबिनेट की बैठक हो रही है। जब कैबिनेट की बैठक शाम 4:30 बजे मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में बुलाई गई है। इसको लेकर के मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से लेटर भी जारी कर दिया गया है। सभी मंत्रियों और फिर संबंधित विभाग से अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। लोकसभा चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद 3 महीने के बाद पहली बैठक शुक्रवार को होने जा रही है। बैठक में कई बड़े फैसले ले सकते हैं। जैसे सरकार ने 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देने का वादा जो किया है, या उसमें कई विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, तो फिर वहीं पर उसको लेकर के भी फैसले हो सकते हैं। खबर बिहार के नवादा से सामने आई है। नवादा में नवादा पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। जब फ्लिपकार्ट डिलीवरी के पेमेंट के नाम पर ठगी करने वाले साइबर गिरोह के कुल 10 सदस्यों को नवादा पुलिस ने पकड़ा है। साथ ही साथ उनके पास से भारी मात्रा में सामग्री भी बरामद की है। यह नवादा एसपी ऑफिस में साइबर डीएसपी प्रिया ज्योति ने ये जानकारी दी है। प्रिया ज्योति ने बताया है कि कुछ दिनों पहले नवादा साइबर थाने को कुछ साइबर अपराधियों के बारे में सूचना मिली थी। नवादा के कई स्थानों पर साइबर अपराधी घटना अंजाम दे रहे थे। जब सूचना के सत्यापन के बाद नवादा एसपी के निर्देश पर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और छापेमारी की गई। यह छापेमारी में झारखंड के कोडरमा जिला सहित नवादा, नालंदा के साइबर अपराधी पकड़े गए हैं, जिनके पास से 3 लैपटॉप, 33 मोबाइल फोन, 50 एटीएम कार्ड, 40 बैंक पासबुक, 25 चेकबुक, 80 सिम कार्ड, 95,000 रुपए नगद, एक 4 व्हीलर और फिर 35 पन्नों का कस्टमर डेटा भी सीट बरामद किया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की छुट्टी हो गई है। के पाठक का तबादला कर दिया गया है। जी हां, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से सरकार ने के पाठक को हटा दिया है और अब उन्हें राजस्व भूमि सुधार विभाग का प्रमुख बना दिया गया है। के पाठक एक बार फिर से इन दिनों चर्चा में आ गए हैं। दरअसल भीषण गर्मी के दौरान स्कूल के बच्चे बेहोश होकर के गिरने लगे थे, लेकिन स्कूल बंद करने का फरमान नहीं दिया गया था। जब शिक्षा विभाग ने स्कूल की टाइमिंग में बदलाव को लेकर के अधिसूचना जारी कर दिया था। इसके कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री मुख्य सचिव ने छुट्टी का आदेश जारी कर दिया।
जहाँ इसे के पाठक नाराज चल रहे थे और छुट्टी पर चले गए थे। अब शिक्षा विभाग ने बड़ा अपडेट दे दिया है। जहाँ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनने के बाद काफी चर्चा में आए थे। जहाँ शिक्षा विभाग में आने के बाद से लगातार फरमान निकाल रहे थे। के पाठक के कई फैसले को लेकर के काफी विवाद भी हुआ, प्रदर्शन भी हुए, सब नाराज चल रहे थे। पिछले साल त्योहारों में शिक्षकों की छुट्टी को लेकर के खूब राजनीति हुई थी। दरअसल उन्होंने त्योहारों में मिलने वाली शिक्षकों की कई छुट्टियों को कैंसिल कर दिया था, इससे वे विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। के पाठक एक सख्त मिजाज के अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। वे सिर्फ विवादों में ही नहीं रहे बल्कि शिक्षा विभाग में बदलाव को लेकर भी जाने जाते हैं। जहाँ उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं जो कि हित में हैं। जिससे बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्र और फिर छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। स्कूलों में समय पर शिक्षक और फिर छात्र छात्रा पहुंचने लगे थे। इसके साथ ही उन्होंने लाखों शिक्षकों की बहाली करवाई, जिससे लेकर के मुख्यमंत्री भी खूब खुल करके मंच से प्रसन्नता की थी। दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। जहां एक पोस्ट शेयर करते हुए बिहार में बीते दिनों हुई आपराधिक घटनाएं गिनाई हैं। तेजस्वी यादव ने 11 जिलों के 14 अपराध गिनाते हुए हमला बोला है। वहीं पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रिएक्शन देते हुए अपने वक्त की सरकार की समीक्षा करने की बात कही है। विजय सिन्हा ने कहा कि उन लोगों की मानसिकता ही जंगली है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा था कि बिहार में अपराध तेजी से बढ़ रहा है। जब पोस्ट में लिखा कि यहाँ डबल इंजन सरकार के चंद घंटों के जंगल राज का अद्भुत आपराधिक नजारा देखिए। मुख्यमंत्री से लेकर के दो उप मुख्यमंत्री सहित समूचे अमला आपराधिक घटनाओं को लेकर के आपराधिक चुप्पी साधे हुए हैं। तेजस्वी यादव के इस पोस्ट पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपराधियों को बचाने वाली नहीं है, जब सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अपराधियों को छिपा करके रखने वाली पार्टी आरजेडी है, भाजपा नहीं। दोस्तों, पूर्णिया में फर्नीचर व्यवसाय राजा भगत ने नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का केस दर्ज करवाया था। इस मामले में गुरुवार को पूर्णिया सिविल कोर्ट से सांसद पप्पू यादव ने जमानत ले ली है। सीजीएम कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया है। जब कोर्ट से बाहर निकलने के बाद सांसद पप्पू यादव ने कहा कि जिंदगी में कभी मैं इतना हर्ट नहीं हुआ हूँ जितना आज हुआ, जितना ये केस के बाद हुआ है। मेरे खिलाफ साजिश की गई है। जब व्यवसायी और फिर केस दर्ज करने वाले थानाध्यक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मानहानि का केस करेंगे। जब बेल मिलने के बाद सांसद जैसे ही कोर्ट के बाहर निकले, वैसे ही समर्थकों और फिर अधिवक्ताओं ने उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही समर्थकों ने पप्पू यादव के समर्थन में जम करके नारे लगाए। जब पप्पू यादव ने कहा कि फर्नीचर व्यवसाय राजा भगत के पीछे कोई है, इसमें मुफस्सिल थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार और वरीय अधिकारियों की साजिश है, इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने कहा कि आखिर सच की जीत हुई है। खबर बिहार के किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज के दिगलबैंग थाना क्षेत्र के गिरी टोला मोहमारी गांव में एक नवविवाहिता अपने आशिक के साथ फरार हो गई। बताया जाता है कि किशनगंज जिला के दिगलबैंग थाना क्षेत्र के गिरी टोला के दिनेश गिरी की शादी आमबाड़ी की राधा कुमारी के साथ 2 महीने पहले हुई थी। जब घटना को लेकर के दिनेश गिरी ने बताया है कि बीते रविवार शाम जब सभी लोग अपने घर के बाहर मक्का सुखा रहे थे, तभी उनकी बीवी मौके का फायदा उठा करके घर से 2.5 लाख रुपए लेकर के और 1.5 भरी सोना और के जेवरात लेकर के अपने आशिक के साथ अफसर अली के साथ फरार हो गई। जिसके बाद पीड़ित पति ने दिगलबैंग थाने में मंगलवार को एक लिखित आवेदन देकर के न्याय की गुहार लगाई है, मगर अब तक उसकी पत्नी का कुछ भी अता पता नहीं चल सका है। वहीं पर घटना की सूचना ठाकुरगंज के पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल घटना की सूचना मिलने पर बुधवार संध्या को पीड़ित परिवार से मिले और फिर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं पर पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने मामले को लेकर के पुलिस से बात की और लड़की को बरामद करके उनके पति दिनेश गिरी को सौंपने की मांग की है। वहीं पर गोपाल अग्रवाल ने कहा कि अगर 48 घंटे के अंदर लड़की बरामद नहीं हुई तो फिर दिगलबैंग थाने के आगे हजारों की संख्या में लोग धरना पर बैठेंगे। बिहार में डकैती की बड़ी वारदात हुई है। आपको बता दो कि बिहार में एक साथ 4 घरों में डकैती हुई है और ये डकैती कहीं नहीं बल्कि बिहार के पूर्णिया में हुई है। जब मामला बिहार के पूर्णिया का है, जब पूर्णिया में डकैती की ये बड़ी वारदात हुई है। बुधवार की रात पूर्णिया में हथियारबंद डकैतों ने लूटपाट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के बाद डकैत फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। जब गोलीबारी की इस घटना में एक महिला के सिर को छूते हुए गोली निकल गई और एक व्यक्ति के हाथ में जा लगी। इस दौरान डकैत अपने साथ लाखों रुपए के गहने और फिर कैश ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब तक किसी की भी गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। दरअसल ये घटना पूर्णिया जिला के बायसी थाना क्षेत्र के चंकी गांव की है, जहां पर करीब 20 की संख्या में आए अज्ञात डकैतों ने देर रात करीब 12 बजे मोहम्मद नईम, मोहम्मद नौसाद, मोहम्मद मोइजुल और मोहम्मद अरशद के घर पर हमला बोल दिया और घर को चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद महिलाओं को बंधक बना करके घर की अलमारियों को कुल्हाड़ी और फिर हथौड़ी से तोड़ दिया। इस दौरान विरोध करने पर महिलाओं के साथ
मारपीट करने की भी बात सामने आ रही है। जब मारपीट के दौरान महिलाओं के शरीर में चोट के भी निशान उभरे हैं। महिलाओं का कहना है कि डकैतों ने अलमीरा में रखे गहने और फिर कैश लूट लिया। जब डकैत अपने साथ करीब करीब 10 से 12 भरे सोना, 2 किलो चांदी और लगभग 1.5 लाख रुपए कैश लूट लेकर के फरार हो गए और जाते जाते फायरिंग करके पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। दोस्तों, गर्मी के मौसम में लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ओवर हीटिंग का शिकार हो रहे हैं, चाहे वो एयर कंडीशनर हो, टेलीविजन हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो। इनमें से किसी भी उपकरण को छूने से यह स्पष्ट हो जाता है कि गर्मी की लहर उन पर कितना असर डालती है। गर्मियों में लंबे समय तक रेफ्रिजरेटर चलाने से उसका पूरा शरीर गर्म हो जाता है, यानी कि फ्रिज का पूरा बॉडी गर्म हो जाता है। इसलिए अक्सर समय समय पर रेफ्रिजरेटर को बंद करने की सलाह दी जाती है। अगर हम इसे लगातार 24 घंटे चलाते हैं तो फिर कंप्रेसर तेजी से गर्म होता है, जिससे कूलिंग दक्षता पर बहुत असर पड़ता है। जहां कंप्रेसर को अधिक स्थिति में रखने के लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर रेफ्रिजरेटर पुराना है तो फिर ये ज्यादा बिजली की खपत करेगा और जल्द गर्म हो जाएगा। इसलिए किसी भी चालू रेफ्रिजरेटर के पीछे पर्याप्त जगह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। रेफ्रिजरेटर को सीधे दीवार के सामने रखने से कंप्रेसर तक हवा नहीं पहुंच पाएगी, जिससे ये तेजी से गर्म हो जाएगा। इस स्थिति में मोटर में आग लगने का भी खतरा हो सकता है। यदि आपका रेफ्रिजरेटर पुराना मॉडल है तो फिर इसमें अमोनिया गैस का उपयोग हो सकता है, जो कि अत्यधिक खतरनाक और फिर इसमें रिसाव का खतरा रहता है और आग भी लग सकती है। वहीं फिर रेफ्रिजरेटर को यानी कि फ्रिज को दीवार के बिल्कुल भी सामने रखने की गलती ना करें। रेफ्रिजरेटर को रखते समय सुनिश्चित करें कि उसके और फिर दीवार के बीच कम से कम 4 से 6 इंच का अंतर हो। वहीं पर अगर आपको कंप्रेसर से बहुत तेज आवाज आती है या फिर बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है तो फिर ये ऐसी चीज है जिस पर आपको निश्चित रूप से ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, पटना एयरपोर्ट पर गुरुवार को भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर जमकर के हमला बोला है। जब मोदी कैबिनेट में बिहार के मंत्रियों को मिली जगह पर हो रही राजनीति को लेकर के कहा कि बिहार को पहले रेल, कपड़ा, सिविल एविएशन सहित कई ऐसे विभाग मिले हैं, इसलिए विपक्ष को इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। जब विपक्ष अब सिर्फ 5 साल बयानबाजी करें, उनका यही काम है, उनको यही काम मिला है। शाहनवाज हुसैन ने आगे कहा कि नीतीश कुमार चट्टानी एकता के साथ हमारे साथ खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। जब किसी को गलतफहमी रखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, बक्सर से नवनिर्वाचित सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि जो किसानों से पंगा लेगा उससे हम पंगा लेते रहेंगे। हम मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक से हम सवाल करते रहेंगे। इस बार चुनाव में भी बनारस में पीएम मोदी 2 राउंड पीछे चले गए, जब वहां हम लोगों ने किसानों की सभा की थी। यह गुरुवार को सुधाकर सिंह ने पटना में एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि किसानों के सवाल पर मैं किसी से समझौता नहीं कर सकता। जहाँ पर किसान आंदोलन हुए वहाँ बीजेपी हारी है। जब सुधाकर सिंह ने कहा है कि हम दर्जनों सभाएं बिहार में बड़े स्तर पर करेंगे। सोन के इलाके में लोकसभा चुनाव परिणाम देख लीजिएगा। जब किसान आंदोलन की वजह से ही एक भी सीट इन इलाकों में बीजेपी ने नहीं जीत पाई है। आगे उन्होंने कहा है कि मेरी सबसे बड़ी जीत है कि जिन मुद्दों को लेकर के मैंने बिहार में कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उनमें मंडी कानून, किसानों को अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य के सवाल को लेकर के अपने मैनिफेस्टो में गठबंधन इंडिया ने शामिल किया है। जब किसानों के आंदोलन जहां हुए वहां पर भाजपा हारी है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में सोन के इलाके में बीजेपी की करारी हार हुई है। जब केंद्र और बिहार सरकार किसान विरोधी है, जब दोनों के खिलाफ हम आंदोलन तेज करेंगे। अब प्रशांत किशोर एक बार फिर से जनसुराज यात्रा यानी कि जनसुराज अभियान के तहत गांव-गांव यात्रा शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि आज प्रशांत किशोर भागलपुर में थे। भागलपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश लालू के इस राज्य में स्कूलों में खिचड़ी बट रही है और कॉलेजों में डिग्री, जब पढ़ाई दोनों जगह में कहीं भी नहीं हो रही है। जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो फिर चाहे लालू बन जाए या फिर मोदी बन जाए, चाहे तेजस्वी बन जाए कि नीतीश बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चों को किसी भी कलेक्टर नहीं बना सकता। इस बात को पहले आप समझिए। अपने बच्चों का ठिकाना नहीं है, बस सब लोग देश को विश्व गुरु बनाने चले गए हैं। जब सब बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा या नहीं। जब प्रशांत किशोर ने बिहार में किसानों की बदहाली पर कहा कि खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा, यही खेती करके हरियाणा और पंजाब के लोग राजा हो गए हैं। जब बिहार में खेती से लोगों का जीवन क्यों नहीं सुधरा, ये इसलिए कि समाजवाद की इस जमीन पर 100 में से 60 लोगों के पास बिहार में एक धुर जमीन भी नहीं है। यह आंकड़ा याद रखिए। यहाँ पर गरीब की बात हुई है, जब सामाजिक न्याय की चर्चा हुई, लेकिन भूमि सुधार लागू नहीं किया गया। जब बिहार में 100 में से 60% लोगों के पास जमीन ही नहीं है, जिनके पास जमीन ही नहीं है वे खेती करेंगे कैसे। 40 लोग जो बचे हैं उनके पास जमीन है और उस 40 में से 35 लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 बीघा से भी कम जमीन है।
सोनाक्षी सिन्हा 23 जून को अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी करने वाले हैं। सोनाक्षी के पिता और बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में शादी की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है और न तो इसकी पुष्टि की है और न ही इसे इनकार किया है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी की संभावना पर अपनी खुशी व्यक्त की है और आश्वासन किया है कि उसे हमेशा उनका आशीर्वाद मिलेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मैं न तो उसकी शादी की खबरों की पुष्टि कर रहा हूं और न ही इसका खंडन कर रहा हूं। जब समय ही बताएगा, उसे हमेशा मेरा आशीर्वाद मिलेगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे कहा है कि अगर उनकी बेटी शादी कर रही है तो फिर वे उसके फैसले के साथ खड़े होंगे और उसे अपना आशीर्वाद देंगे। उन्होंने कहा है कि सोनाक्षी सिन्हा मेरी आंखों का तारा है, वो मेरी इकलौती बेटी है और मेरे बहुत करीबी है। मैं एक गौरवान्वित पिता हूँ क्योंकि पिछले कुछ सालों में वे एक अभिनेत्री के रूप में उभरी है। लुटेरे से लेकर के दहाड़ और फिर अब हीरा मंडी तक वो एक शानदार अभिनेत्री साबित हुई है। अगर मेरी बेटी शादी कर रही है तो फिर मैं उसे अपना आशीर्वाद दूंगा और उसे अपने फैसले और पसंद का पूरा समर्थन करूंगा। सोनाक्षी सिन्हा को अपना साथी चुनने का पूरा अधिकार है और मैं उसकी शादी के दिन सबसे खुश पिता बनूंगा, जब मैं हमेशा उसे शुभकामनाएं दूंगा। एक ही तो बेटी है मेरी।